नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के शानदार क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस विद्वान ने नवपाषाण ताम्रपाषाण स्तर से हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल के बीच की संपूर्ण अवधि को सिंधु घाटी परंपरा के रूप में वर्णित किया है तथा प्राक हड़प्पा के लिए क्षेत्रीकरण का काल, परिपक्व हड़प्पा के लिए एकीकरण का काल तथा उत्तर हड़प्पा को स्थानीयकरण का काल का है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? जिम शेफर आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? मालवन आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मालवन आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें जो आपका भागतराव है, इसमें ऑप्शन में है मालवन है, मेहगाम है, आलमगीरपुर है और आपका जो मालवन है दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अब हमारा जो आखिरी जो हमारा और क्वेश्चन है, इसमें अंशोधित रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के काल निर्धारण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अगर हम बात करें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम पुरातत्वविद ने जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया और तथा उनका यह अध्ययन राजस्थान में पनपी सोथी संस्कृति के मध्यभांडों के आधार पर था। इसमें 4 ऑप्शन है, अमलानंद घोष, बीबी लाल, राखालदास बनर्जी और डीपी अग्रवाल। दोस्तों अगर हम बात करें, आपका करेक्ट ऑप्शन का कौन सा है? अमलानंद घोष आपके करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया तथा उनका यह अध्ययन राजस्थान में पनपी सोथी संस्कृति के मध्यभांडों के विश्लेषण के आधार पर था, यह अमलानंद घोष जी ने कहा था। अगर हम बात करें, अमलानंद घोष पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। घोष का अध्ययन पूर्व हड़प्पा काल के राजस्थान में विकसित सोथी संस्कृति पर केंद्रित था। उन्होंने सोथी के मध्यभांड की समानता झोब और कोयटा जैसे बलूची स्थलों और कालीबंगा, कोटदीजी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पूर्व हड़प्पा कालीन और कालीबंगा और कोटदीजी के नगरीय स्तर से प्राप्त मध्यभांडों के साथ समानता स्थापित की और इस आधार पर सोथी संस्कृति को प्राक हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा बताया। दोस्तों अगर हम बात करें, प्राक हड़प्पा स्थलों से नगरीय हड़प्पा संस्कृति के उद्भव को रेखांकित करने के लिए किस विद्वान ने बलूचिस्तान और चोरिस्तान स्थित प्राक हड़प्पा स्थलों का व्यापक अन्वेषण किया? तो कौन से विद्वान ने किया दोस्तों? अगर हम बात करें तो आपका रफीक मुगल आपके करेक्ट आंसर है। प्राक हड़प्पा स्थलों से नगरीय हड़प्पा संस्कृति के उद्भव को रेखांकित करने के लिए किस विद्वान ने बलूचिस्तान और चोरिस्तान स्थित प्राक हड़प्पा स्थलों का व्यापक अन्वेषण किया? दोस्तों आपके रफीक मुगल आपके करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न हड़प्पा सभ्यता स्थल के प्राय सभी घरों से शौचालय के अवशेष मिले हैं जहां से बड़े बड़े मिट्टी के जारों का प्रयोग कमोड के रूप में किया जाता था। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या है? हड़प्पा आपका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा में स्नानागार व शौचालय के उपयोग के पहलू पर केनोयर ने विशेष अध्ययन किया और व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के शौचालयों की तुलना पश्चिमी विश्व के शौचालय से की है। अनेक घरों में या घरों के समूह के लिए पृथक स्नान क्षेत्र और शौच क्षेत्र बनाए गए थे। संभवतः कुछ लोग शौच के लिए शहर के दीवार के ठीक बाहर के इलाके में जाते रहे होंगे, फिर भी कई स्थलों पर शौचालय बने पाए गए हैं। इसमें साधारण तरीके से जमीन में एक गड्ढे ऊपर बना छेद व व्यवस्थाओं से लेकर व्यापक और विस्तृत अवस्था बने होने के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा के प्राय सभी घरों से शौच स्थल के अवशेष मिले हैं। बड़े बड़े मिट्टी के जारों का प्रयोग कमोड के रूप में किया जाता था। ऐसे कई स्थलों पर लोटा जैसे पात्र भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसे जारनुमा पात्र के पेंदे में छिद्र होता था जहां से जल के नालियों में निकासी व्यवस्था थी। कई बार ढाल वाली नाली को गलियों में स्थित बड़े जार से जुड़ा हुआ पाया गया था। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय से हम वीडियो को और सुधार कर पाएंगे और इसमें नई नई चीजें क्या ऐड कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की एक अनन्य विशेषता सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी। इस संदर्भ में असत्य कथन है। तो आपका दोस्तों आपका क्या है? उत्तम जल निकासी प्रणाली में कमी ठोस पदार्थों के निकासी के लिए शोकपीट का अभाव था। ये आपका गलत है।
दोस्तों अगर हम बात करें प्राचीन सभ्यताओं में निकास नालियों का इतना सुंदर प्रबंध और कहीं नहीं मिलता जितना कि सिंधु सभ्यता में। ये नालियां इस बात की साक्ष्य कि सिंधु सभ्यता के लोग सफाई के प्रति अत्यंत सजग थे। आप सब जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोग सफाई के प्रति उनका अत्यंत सजग थे। सबसे छोटे कस्बों और गांवों में नालियों की व्यवस्था योजना तरीके से की जाती थी, यानी 1/4 तरीके से की जाती थी। रोचक बात यह है कि वर्षा के पानी की निकासी के लिए पृथक से नालियां बनी थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के 2 मंजिला मकानों में पानी की निकासी दीवारों के अंदर बने टेराकोटा के पाइप से होती थी। साधारणतः बड़ी नालियों को पत्थर के खंडों से तथा छोटी नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था। घर के कमरों, रसोई, स्नानागार और शौचगृह की निकास नालियां एक बड़ी नाली में मिलती थी और विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियां अंततः एक बड़ी सार्वजनिक नाली में मिलती थी। मुख्य नालों के ए पर ईंट और पत्थरों मेहराबनुमा स्लैब बने होते थे और ठोस वाज पदार्थों के लिए कुछ कुछ दूरी पर आयताकार शोकपीठ बने होते। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और कालीबंगा में लकड़ी की नाली के प्रमाण मिलते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है लकड़ी की नाली साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आपको कालीबंगा से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिलता है। और मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार की नालियों को ढकने के लिए टोडा मेहराब का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें इस नगर में कुछ नालियां कुएं के पास से गुजरती हुई मिली है जो जल प्रदूषण का खतरा उत्पन्न करती थी। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व में वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम उदाहरण है तो आपका मोहनजोदड़ो का महास्नानागार आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, यह स्तूप क्षेत्र में अवस्थित है। मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। संपूर्ण स्नानागार की लंबाई 54.86 मीटर व चौड़ाई 33 मीटर है। इस संरचना के मध्य में स्थित जल कुंड 14.50 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा व 2.44 मीटर गहरा था। इस जल कुंड के अंदर पहुंचने के लिए उत्तर व दक्षिण में 2.43 मीटर चौड़ी 9 सीढ़ियां थी। दक्षिणी सीढ़ी नमक के प्रभाव का नष्ट हो गई थी। दोस्तों अगर हम बात करें जल कुंड की फर्श व दीवारों की ईंटों की सुव्यवस्थित संरचना पर जिप्सम्स के द्वारा पानी के रिसाव को पूर्ण रूप से रोक देने की व्यवस्था की गई थी। यह विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है। फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम में है जहां से पानी को ईंट से बनी नाली में निकाला जाता था। दीवार के पीछे 2.54 मीटर चौड़ा बिटुमिनस का लेप किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो के सिटाडेल यानी गढ़ी क्षेत्र स्थित संरचनाओं में से एक नहीं है तो आपका डॉकयार्ड आपका करेक्ट आंसर नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें धौलावीरा से प्राप्त अवशेषों में एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या है, मनका बनाने कार्यशाला नहीं है। अगर हम बात करें यानी कि अब क्या है, जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य केवल 2 भागों में विभाजित थे नगर, तो धौलावीरा का आयताकार नगर 3 भागों में था। दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर में विभाजित था। तीनों की पृथक किलेबंदी घेराबंदी की गई थी। उसके उपरांत संपूर्ण क्षेत्र में घेरते हुए बाहरी दीवारें बनाई गई थी। इस बाहरी किलेबंदी का निर्माण मिट्टी के ईंटों व बड़ी चट्टानों से निर्मित स्तंभों से किया गया था, जिसके उत्तरी व दक्षिण दीवारों के ठीक बीचों बीच मुख्य प्रवेश द्वार अवस्थित है। दोस्तों तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अगर हम बात करें धौलावीरा का दुर्ग क्षेत्र जो था 300 मीटर का वर्ग क्षेत्र था, जिसके चारों दीवारों के बीच के प्रवेश द्वार थे। इसके पूर्वी प्रवेश द्वार से चूना पत्थर के स्तंभों के आधार पर पॉलिशदार स्वैत पसाण स्तंभों के सतह के टुकड़े मिले हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण है। इसके 3000 वर्ष पश्चात मौर्य काल में ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें दुर्ग के क्षेत्र के उत्तरी भाग में साइन बोर्ड मिला हुआ, आप सब जानते हो हमने जब धौलावीरा के बारे में पढ़ाया तो उसका हमने विशेष वीडियो बना के रखा। दोस्तों आप लोग चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा धौलावीरा का इतिहास। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन और वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इस स्थल की सबसे अनोखी प्राप्ति टेराकोटा का एक छोटा सा बर्तमान है जिसमें सोना, चांदी, कांसा, अगेट, कालियन आदि के जेवर भरे पड़े थे। इनमें से एक लंबी पेटी या हार भी शामिल है जिसमें कालियन के 36 लंबे मनकों के अतिरिक्त बीच में कांसे के मनके भी लगे हुए हैं, के साथ भी चांदी का एक बहुधारी हार भी मौजूद था। दोस्तों अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्लाधीनो आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें सोना, चांदी, कांसा, अगेट, कालियन आदि के जेवर भरे पड़े थे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जीवन प्रणाली का मुख्य आधार क्या था। आपका दोस्तों कृषि हड़प्पा सभ्यता के जीवन प्रणाली का मुख्य आधार था। अगर हम बात करें गेहूं सर्वप्रमुख तथा जौ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं की 3 प्रजातियां टिरीक व कम्पेक्टम व आपका स्फोरो काका मुख्य थे तथा जौ की 2 किस्में परिचित थे, हड़प्पा कालीबंगा लोथल, आपका हड़प्पा कालीबंगा लोथल
रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं, परंतु यह अत्यंत निम्न कोटि के हुलास से धान खेती किए जाने का साक्ष्य मिलता है। अगर हम बात करें यह उत्तर हड़प्पा कालीन है, गेहूं मोहनजोदड़ो हड़प्पा, जौ मोहनजोदड़ो हड़प्पा, कालीबंगा में, तिल हड़प्पा में, बाजरा हड़प्पा, लोथल और सुरकोदड़ो सोतघाई व रोजी से प्राप्त हुई है। दोस्तों आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता स्थल जहां से टेराकोटा अथवा हलों के टेराकोट मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो आपको दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, 1 और 2 बनावली और बहावलपुर से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल जहां से टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी के बैल और हलों के टेराकोट मॉडल प्राप्त हो, तो आपके बनावली और बहावलपुर आपके करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल के साक्ष्य मिलते हैं। आप सब जानते हैं वहां पर एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के ही प्रमाण है, क्योंकि हल लकड़ी से बनाए जाते थे इसलिए वे अब नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं लकड़ी आज दिन नहीं टिकता है, आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने हल का खंडित प्रारूप तथा बनावली के मिट्टी के बने हल का सुरक्षित प्रारूप प्राप्त हो चुका है। दोस्तों तो आप लोग यहां तक से नोट कर लिए होंगे। दोस्तों तो आपको कहां से मिलता है, बनावली और बहावलपुर। आप लोग प्लीज इसे फुल देखिएगा, पूरा वीडियो ही देखिएगा। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधनों के संदर्भ में असत्य कथन है। अगर हम बात करें दोस्तों आपका सत्य कथन क्या है, लोथल से प्राप्त बंदरगाह वस्तुतः सिंचाई हेतु एक जलाशय ही था। दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो अगर हम बात करें असत्य कथन है तो बलूचिस्तान से गवर्नबंदों के साक्ष्य मिले हैं, सोतघाई में सिंचाई के लिए नहरों के प्रयोग के प्रमाण उपलब्ध है, अल्लाह दीनों से प्राप्त कुएं के साथ साथ जुड़ी नालियां सिंचाई व्यवस्था का बोध करवाती है। अगर हम बात असत्य कथन क्या है दोस्तों, आपका लोथल से प्राप्त बंदरगाह वस्तुतः सिंचाई हेतु एक जलाशय ही था। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व की पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। हड़प्पा लोथल सोतकोदड़ो कुंतासी व कालीबंगा से अश्व व उसी प्रजाति के अन्य अवशेष प्रतिवादित थे। दोस्तों आपका ए और आर दोनों सत्य कथन है और करेक्ट आंसर भी है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को पूर्णतः नकार नहीं जा सकता, लोग सीमित रूप से इसके उपयोग से परिचित थे। हड़प्पा में घोड़े की उपस्थिति के विषय में अभी भी बहस जारी है। उदाहरण के लिए संदर्भ में आई हड्डियों के गधे और अथवा पालतू घोड़े के यह निश्चित कर पाना कठिन है कि हड़प्पा लोथल सोतकोदड़ो कुंतासी और कालीबंगा से अस उसी प्रजाति के अन्य जाति के अवशेष प्रतिवादित हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ना भी आई होगी तो आप एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। अगर हम बात करें हड़प्पी मैदभांडु के संदर्भ में असत्य कथन है, तो आपको कौन सा मैदभांड बहुरंगी अलंकरण होता था। असत्य कथन क्या है, मैदभांडों पर बहुरंगी अलंकरण होता था। अगर हम बात करें दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में ओपकार यानी विशिष्ट कांच के समान ग्लेजिंग के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होता है, तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशेष कोटि का चमकीले धूसर मैदभांड करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर अब हम बात करें दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मुहर या शिल्प जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख शिल्प कही जाती के संदर्भ में असत्य कथन है, तो आपका दोस्तों करेक्ट क्या है, इसमें ऑप्शन हड़प्पा नामक स्थल से तांबे व सोप स्टोन से बनी मुहरें मिली है, आपका असत्य कथन है। दोस्तों अगर हम बात करें कि मुहर या स्टील हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट धातु है, सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी है, कांचली मिट्टी, चांदी, गोमटे, चैट मिट्टी से बनी मुहरें हुई है। मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार या आयताकार था, बेलनाकार, गोलाकार, घनाकार मुहरें भी प्राप्त हुए। मुहर में वर्गाकार मुहरों का औसत फलक 2.54 मीटर सेंटीमीटर की है और जबकि 6.35 सेंटीमीटर आकार वाले मुहर भी मिले हैं। मुहर को तैयार करने के बाद उन पर लेप लगाकर गर्म किया जाता था। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, लोथल व कालीबंगा से मुद्रा छाप राज मुद्रांक मिले हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के मनकों के निर्माण की तकनीक व शैली के पूर्व कालों के अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति हुई। निम्न में से किस एक स्थल से मनका निर्माण की कार्यशाला प्राप्त नहीं हुई है, तो आपका भिराना से मनका के निर्माण कार्यशाला प्राप्त नहीं हुआ, तो भिराना आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा स्थल से जो शंख के शिल्प के मुख्य केंद्र थे यानी चनहुदड़ो व बालाकोट, जहां से जो शंख के शिल्प के मुख्य केंद्र कौन थे, चनहुदड़ो व बालाकोट, आपके करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता से चनहुदड़ो और बालाकोट इज द राइट आंसर। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दैमाबाद से प्राप्तियों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सत्य हैं। हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार के मील मुहर, हाथी का एक संपूर्ण नक्काशीदार दांत, तांबा लाने के लिए विशेष प्रकार की भट्टी, भारी संख्या में कांस्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्कन के ताड़ पसाड़ कालीन
स्थिल दायमाबाद के कालक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। कालखंड एक 2300 से 2200 ईसा पूर्व सावलादा संस्कृति संबंधित है। आपके चारों पांचों ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपके पूरे ऑप्शन करेक्ट हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर प्रारंभ में कुशावती नामक महान नगर कहलाता था। वह महासुदर्शन नामक राजा की राजधानी थी। यह 12 योजन पूर्व से पश्चिम व 7 योजन उत्तर से दक्षिण में फैला था। यह अलकनंदा से कम नहीं था जो देवताओं को शाही नगर है। उक्त विवरण मिलता है आपका दीर्घ निकाय के महापरिहास सन सूत्र में मिलता है। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसका जल्द वीडियो लेकर आएंगे, आपको जल्द मिलेगा। बुद्ध की बौद्ध की पूरी वीडियो आपको मिलेगी। आपके प्राचीन भारत बहुत जल्द हम समाप्त करेंगे, ये शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, वेदों से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आप लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हमने पप्पू सिंह प्रजापत सर से लिया है, तो उन्हीं को क्वेश्चन बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये सारे इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने रखे हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। हम जल्द ही आपको इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी उसके नहीं जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी इसके जो जिंदगी से टकराते हैं। आप 2023 को फोड़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका पूरा एग्जाम क्वालिफाइड होगा 2023 में। 2023 आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप 2023 के सारे एग्जाम क्रैक करिए, जो किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, जिस एग्जाम के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे MP सेट हो, राजस्थान सेट हो, UGC नेट हो, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC जैसे बड़े एग्जाम के अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जितना आपका ड्रीम है वो सब भगवान आपको और आगे ले जाएं। आप अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, आपका सारे कार्य सफल होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते वीडियो को स्वीकार कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।